Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is Bhanu Pratap. So guys, जो लास्ट वीडियो सेशन मैंने आपके साथ बनाया था उसके अंदर मैंने आपके साथ ESI एक्ट की वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने 9 पार्ट्स बनाए थे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ESI एक्ट की वीडियो सीरीज की लिंक दे रखी है, लेबर लॉ की लिंक है जिसके अंदर आपको ESI एक्ट की 9 वीडियोस मिल जाएगी कंप्लीटली फ्री। उसके अलावा कोड ऑन वेजेस 2019 की वीडियोस मिल जाएंगी, फैक्ट्रीज एक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की मिल जाएंगी, इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर की, ट्रेड यूनियन की, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, हर वीडियोस आपको लेबर लॉ की यहाँ पे मिल जाएगी। और सारा बेयर एक्ट मैंने सेक्शन बाय सेक्शन विद केस लॉज डिस्कस किया है, तो आपको काफी सहूलियत और कन्वीनियंस रहेगी। जो लोग LLB के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वीडियो काफी हेल्पफुल है, और जो उसके अलावा जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो अभी EPFO का एग्जाम होने वाला अक्टूबर में UPSC का, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा कंपलसरी है देखना। तो गाइज आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया कानून जिसके अंदर हम 5 वीडियो सेशन बनाएंगे। तो आज ये पहला वीडियो सेशन है जिसमें मैं आपके साथ डेफिनेशंस डिस्कस करूंगा। आपको पता होगा जब भी मैं लेबर लॉ स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन का जो सेक्शन 2 होता है उसके ऊपर सबसे पहले मैं फोकस करता हूं, क्योंकि जो डेफिनेशंस है वो एक बार हमने डिस्कस कर ली तो उसके बाद हमें उसका कंटेक्स्ट पूरे कानून में बार बार रिपीटेटिव देखना पड़ता है। इसीलिए डेफिनेशन की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूं आपके साथ। तो आज हम एक नया कानून डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट। काफी सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर इस वाले पे आप वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो सेशन आज बनाना शुरू कर दिया है। एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। देखिए गाइस, अब ये वाला जो कानून है, ये वाला कानून क्यों बना है, इसका पर्पस क्या है, पहले हम उसको जानते हैं। ये वाला कानून बना है कंपेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए। किसको कंपेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए? एम्प्लॉयज को कंपेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए जिनकी इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग द वर्क, मतलब एक्सीडेंट की वजह से वो काम पर या काम के दौरान या काम से रिलेटेड उनकी इंजरी हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग जो कंपेंसेशन बनता है वो कंपेंसेशन इनको मिलना चाहिए। हालांकि कंपेंसेशन का जो पॉइंट है इंजरी हो जाने पर, आपको ESI एक्ट के अंदर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना के पढ़ाया हुआ है, तो आप मेरी ESI एक्ट की वीडियोस देख के उसमें वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं, मगर वहां पर यहाँ पे थोड़ा फर्क है, उसके ऊपर हम आगे चलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 1। ये वाला कानून आपके पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, और ये आज से इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, शुरू से काफी टाइम पहले से इंडिया में एप्लीकेबल है। ये 1970 से ही आपका इंडिया में एप्लीकेबल है। आज के टाइम में काफी सारे लेबर लॉज ऐसे हैं जो कि लास्ट ईयर ही इंडिया मतलब एक्सेप्ट पूरे इंडिया में मतलब लास्ट ईयर ही एप्लीकेबल हुए। जम्मू कश्मीर में नहीं होते थे ड्यू टू आर्टिकल 370 जो कि अब एब्रोगेट हो चुका है। बट जो मैंने लास्ट आपको ESI एक्ट पढ़ाया था उसमें भी ये पूरी इंडिया में बहुत पहले से एप्लीकेबल है, और ये वाला कानून भी। तो ये आपका पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। चलिए अब चलते हैं हम जरा डेफिनेशंस पे। सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर हम काफी सारी अब डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम करेंगे कमिश्नर की। वर्कमैन सेक्शन मतलब ये जो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट है इसके अंदर सेक्शन 20 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें जो कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है वो कमिश्नर आपका कमिश्नर कहलाता है। मतलब सेक्शन 20 में जो भी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स है कमिश्नर को अपॉइंट करने की, दैट इज योर कमिश्नर, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ योर कमिश्नर। अगली डेफिनेशन 2C कंपेंसेशन। इस वाले एक्ट के अंदर जो कंपेंसेशन आप प्रोवाइड करेंगे दैट इज कवरिंग अंडर द वर्ड कंपेंसेशन। नाउ कमिंग अपॉन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन which is section 2D, that is the definition of your dependent। अगर आप लोगों ने मेरी ESI एक्ट की वीडियो देखी है तो आपको मैंने ESI एक्ट के अंदर भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन कराई थी, मगर वहां पे डिपेंडेंट की डेफिनेशन में क्या फर्क है और यहाँ पे क्या फर्क है, दोनों का डिफरेंस बिटवीन आपको बताऊंगा। और इसके साथ पहले मैं एक डाउट भी आप लोगों को क्लियर कर दूं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर ESI एक्ट के अंदर आपने 2 टर्म कराई थी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर, उसका डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। तो देखिए, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और जो इमीडिएट एम्प्लॉयर का जो मेन डिफरेंस बिटवीन, आपको इस तरीके से थंब रूल याद करना है कि इमीडिएट एम्प्लॉयर का काम है एम्प्लॉय को सप्लाई करना। बात समझ में आ रही है कि मैं आपका फैक्ट्री में एक काम कराऊंगा, फैक्ट्री का कोई रेगुलर काम है या फैक्ट्री का कोई ओकेजनल काम है, वो मैं कराता हूं, बाहर वाला बंदा हूं और मैं उसके लिए अपने एम्प्लॉय भिजवाता हूं, तो मैं इमीडिएट एम्प्लॉयर हूं। मगर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो मेन एम्प्लॉयर हो जाता है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर हो जाता है, जिसकी फैक्ट्री होती है, जो एक्चुअली में फैक्ट्री को रन कर रहा है।
लेकिन जब वो फैक्ट्री में बाहर से किसी को मंगाता है या फिर फैक्ट्री का कोई काम बाहर से किसी से कराता है जो कि अपने एम्प्लॉय भेजता है, तो वो आपका इमीडिएट एम्प्लॉयर हो जाता है। तो ये एक फर्क हो जाता है इमीडिएट और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर में। तो ये बच्चों का डाउट था, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। आप चलते हैं अब हम अपनी डिपेंडेंट के डेफिनेशन पे। तो सबसे पहला जो इंसान आपके डिपेंडेंट के अंदर फॉल करता है वो है आपका विडो। अगर आप लोगों ने मेरी ईएसआई की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट का रोल तब आता है जब आपकी मौत हो जाती है, उस केस में डिपेंडेंट का जो आपका रोल है वो आ जाता है। क्योंकि अगर आप मरते नहीं है तो डिपेंडेंट वाला रोल आएगा नहीं। अगर आप खुद पैसा ले सकते हैं, कंपनसेशन रिसीव कर सकते हैं, तो डिपेंडेंट की बात ही नहीं आएगी। सबसे पहले आपका विडो कवर हुई, उसके साथ सन, माइनर सन, माइनर है, लेजिटिमेट भी चलेगा, अडॉप्टेड भी चलेगा। चलिए, ये सारा मैं डेफिनेशन नंबर फर्स्ट में ही हूं। डॉटर, अनमैरिड, मैरिड के केस में क्या हो जाता है, डॉटर दूसरी फैमिली में चली जाती है। लेजिटिमेट भी चलेगी, अडॉप्टेड भी चलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। हालांकि बेयर एक्ट में क्लास 1 क्लास 2 डिपेंडेंट्स करके बाइफरकेटेड नहीं है, मगर काफी सारी किताबों में इनको क्लास 1 क्लास 2 में डाला जाता है। तो ये आपके मेन डिपेंडेंट्स हो गए, इनको आप इस तरीके से समझ लीजिए, आपके क्लास 1 डिपेंडेंट हो गए। दूसरे, अगर 18 साल के हो चुके हैं, अगर 18 साल अटेन कर चुके हैं, मगर फिर भी अभी भी उस एम्प्लॉय की अर्निंग पे ही, मतलब जो कमा रहा है, जो मर गया था एम्प्लॉय, उसी की अर्निंग पे डिपेंड कर रहे हैं, 18 साल के हो चुके हैं और अभी तक अर्निंग पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनफर्म है। इनफर्म मतलब इस काबिल नहीं है कि कमा के खा पाए। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं डिपेंडेंट की डेफिनेशन में? सन आ जाता है, अनमैरिड हमारी डॉटर आ जाती है, यहां पे हमारी डॉटर आ जाती है, सन डॉटर दोनों आ गए हैं हमारे यहाँ पे। तो ये कब की बात मैं कर रहा हूं? जब 18 साल के हो चुके हैं। देखिए, पहले वाला जो कैटेगरी मैंने आपको कराई, ये 1 वाली, इसके अंदर माइनर और माइनर डॉटर, माइनर सन दोनों की बात करी जा रही है। सॉरी, माइनर सन और अनमैरिड डॉटर की बात करी जा रही है। मगर सेकंड वाला पॉइंट मैंने जो आपको कराया, यहाँ पे 18 साल अचीव कर चुके हैं मगर स्टिल अभी डिपेंडेंट थे, जो मरा हुआ एम्प्लॉय है उसके ऊपर, सन डॉटर दोनों, तो वो भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आएंगे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया आपके ईएसआई एक्ट से। ईएसआई एक्ट में ये माइनर शब्द का इस्तेमाल ना करके यहाँ पे 25 साल की उम्र लिखी हुई है। कितनी लिखी है? 25 साल की। मगर इंप्लॉय कंपेंसेशन एक्ट में ये उम्र कितनी लिखी है? 18 साल की। ये एक बेसिक डिफरेंस है। डिपेंडेंट की डेफिनेशन वहां पे भी लिखी है, डिपेंडेंट की डेफिनेशन यहां पे भी लिखी है, मगर जो वहां पे डिपेंडेंट की डेफिनेशन है वहां पे वो 25 साल की बात करता है, वेयरएज यहां पे हम 18 साल की बात करते हैं। वहां पे डिपेंडेंट की डेफिनेशन सेक्शन 26A के अंडर मेंशन है, यहां पे डिपेंडेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2D के अंदर मेंशन है। ठीक है, दूसरी चीज, वहां पे जो माइनर का जिक्र ना करके हमने नॉट अटेन्ड 25 साल पहले कैटेगरी में और अटेन्ड 25 साल, इस तरीके से हमने लॉ को ले डाउन किया। लेकिन यहां पे हमने 18 साल नहीं हुआ है और 18 साल हो गए, इस तरीके से हमने बाइफर्केशन किया है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं दोनों कानूनों में जहां पे डिपेंडेंट की डेफिनेशन है, दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी आपको साथ के साथ बता दूंगा। तीसरी कैटेगरी, अगर अब मैं कुछ लोगों के बारे में लिखने जा रहा हूं, ये लोग पूरी तरीके से उस एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट हैं, उसकी अर्निंग पे, जो मर चुका, वो होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉय, अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉय। उसकी मौत के वक्त कौन कौन से लोग? पहला, विडोअर। आपको लगेगा ये विडोअर क्या होता है? विडो तो ऊपर लिखा है, विडो हो गई विधवा, फीमेल। विडोअर हो गया, इसका हिंदी एग्जैक्टली नहीं पता, मेल जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। मतलब यहां पे हम उस तरीके से बात कर रहे हैं कि वाइफ काम करती थी और वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो हस्बैंड है। तो ये वैसे तो नहीं आता आपके डिपेंडेंट के डेफिनेशन में, मगर ये हस्बैंड अगर अपनी बीवी की कमाई पे, अपना आपकी वाइफ की अर्निंग पे ही डिपेंड कर रहा था और उस केस में वाइफ की किसी भी इंजरी से, एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, तो हस्बैंड भी आपका उसकी डेफिनेशन में आएगा डिपेंडेंट की। तो ये पॉइंट क्या है कि विडोअर का मतलब होता है कि जिसके वाइफ की डेथ हो चुकी है। विडो क्या है? जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। ठीक है, विडो को हमने कंपलसरी डिपेंडेंट में डाला, वेयर एज विडोअर को हमने सब कंडीशनल डिपेंडेंट में डाला। मतलब कि अगर विडोअर डिपेंड करता था अपनी वाइफ की अर्निंग पे, तभी हमने उसको डाला। दूसरा, पेरेंट
अदर देन विडोड मदर। लैंग्वेज को कितना कॉम्प्लिकेट करके लिखते हैं लॉ के अंदर। इसको हम सिंपल भाषा में फादर भी लिख सकते हैं, मरने वाले का फादर। देखिए, पेरेंट अदर देन विडोड मदर, विधवा माँ के अलावा को दूसरा पेरेंट। माँ के अलावा को दूसरा पेरेंट कौन होता है? पिता होते हैं। तो पिता को हमने वैसे डायरेक्ट नहीं डाला डिपेंडेंट में। अगर पिता अपना कमा खा सकते हैं, पिता को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, तो उस केस में वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, इससे कंफ्यूज मत होना। तो इसीलिए ये हमने एक तरीके से क्लास 2 डिपेंडेंट्स हो गए, मतलब ये कंडीशनल हो गए कि अगर डिपेंड करते थे तो हैं डिपेंडेंट, नहीं तो नहीं। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। एक चीज मेरी यहां पे मिसिंग हो गई, या फर्स्ट वाले पॉइंट में विडोड मदर में डालना भूल गया। वही मुझे लग रहा था कि मदर वाली बात मैंने मेंशन क्यों नहीं करी। हाँ जी, देखिए, फर्स्ट में विडोड मदर भी आती है आपकी। तो मदर आपकी कंपल्स, जो विडो मदर है वो कंपल्सरी डिपेंडेंट में आ गई, क्योंकि उसको हमने सबसे पहले ही डाल दिया। मगर जो फादर है उसको हमने कंपल्सरी में नहीं डाला। अगर वो इनकम पे डिपेंड कर रहे हैं तब हमने उसे डाला, अदर देन दैट हमने उसे नहीं डाला। अगला आ जाइए, माइनर इलेजिटिमेट सन। माइनर इलेजिटिमेट सन, अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर। इलेजिटिमेट, मैं एक बार स्पेलिंग लिख देता हूं, इलेजिटिमेट डॉटर, अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर। या फिर एक ऐसी डॉटर जो कि इलेजिटिमेट है, या लेजिटिमेट है, या एडॉप्टेड है, और उसकी शादी हो चुकी है और वो विडो है, विडो हो चुकी है। ठीक है, तो अगर शादी हो चुकी है और विडो है तो भी उस केस में वो हमारे ही डिपेंडेंट की कैटेगरी में आ सकती है, मतलब अपने फादर के डिपेंडेंट के। उसके फादर की डेथ होगी तो वो फादर के डिपेंडेंट्स की लिस्ट में फॉल करेगी। अगला, माइनर ब्रदर, भाई भी डिपेंडेंट हो सकता है। अनमैरिड सिस्टर, बिन ब्याही बहन। विडोड सिस्टर, विडो सिस्टर अगर माइनर है, अगर माइनर है, ठीक है। अनमैरिड सिस्टर के साथ हमने माइनर वर्ड का जिक्र नहीं किया। सिमिलरली हमने ऊपर अनमैरिड डॉटर के साथ भी माइनर वर्ड का जिक्र नहीं किया था। मतलब इसको इस नजरिए से थोड़ा सा कानून लगेगा कि यार किस तरीके से लिखा गया कि सन के साथ तो माइनर लगाया मगर डॉटर के साथ हमने माइनर नहीं लगाया। माइनर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये इस तरीके से देखा गया कि अगर जब तक बेटी की शादी नहीं हुई तो आपकी ही जिम्मेदारी है, वो आप पे ही डिपेंड करेगी, उसको इस नजरिए से देखा जाता है। हालांकि आज के टाइम में प्रैक्टिकल टाइम्स की अगर मैं बात करूं तो डॉटर जरूरी नहीं है कि हमेशा डिपेंडेंट हो। अ गर्ल कैन अर्न ऑन एन ऑन, अ गर्ल इज सो एजुकेटेड, वो अपने कमा के अपना खा सकती है, बट लॉ में जो लिखा है मैं आपको सिर्फ वही बताता हूं। अगला चलते हैं, विडोड डॉटर इन लॉ, बहू जो कि ऑलरेडी विडो थी। माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज सन, ये जो एम्प्लॉय है ना, इसका एक लड़का था जिसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है, तो उसका माइनर चाइल्ड, मतलब ये हो गया पोता। जो एम्प्लॉय जिसके रिगार्डिंग हम डिपेंडेंट की डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, ये हो गया पोता, क्योंकि मेरा बेटा जो ऑलरेडी मर चुका था उसका जो माइनर चाइल्ड है वो मेरे डिपेंडेंट की लिस्ट में फॉल करेगा। अगला, माइनर चाइल्ड, डिपेंडेंट की लिस्ट थोड़ी लंबी है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। ऑफ अ प्री डिसीज्ड डॉटर, प्री डिसीज डॉटर, मगर तब जब नो पेरेंट इज अलाइव, नो पेरेंट इज अलाइव, मतलब मेरा ये भी ग्रैंडसन मगर मेरा नाती। ठीक है, ये मेरे पोता, ये मेरे नाती, लेकिन यहां पे इसका कोई पेरेंट नहीं होना चाहिए। मतलब मेरी बेटी की भी डेथ हो चुकी है और मेरे दामाद की भी डेथ हो चुकी है, तब उनका जो माइनर चाइल्ड है तो वो मेरे इसके अंदर आ जाता है। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट, मेरे दादाजी, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट, अगर उनका कोई पेरेंट अलाइव नहीं है, मतलब अगर मेरे फादर नहीं है उनकी, मेरे दादाजी की देखभाल करने के लिए, तो मेरे दादाजी पैटर्नल साइड से, नॉट फ्रॉम द मैटरनल साइड, नाना जी नहीं, मेरे दादाजी, तो मेरे दादाजी तब मेरे डिपेंडेंट की लिस्ट में फॉल करते हैं जब मेरे पिता नहीं अवेलेबल हैं, या फिर मेरी जो मम्मी है वो अवेलेबल नहीं है मेरे दादाजी की देखभाल करने के लिए, तब मेरे जो दादाजी है वो मेरी उसके डेफिनेशन में फॉल करेंगे।
ठीक है, तो ये आपकी मैंने डिपेंडेंट की डेफिनेशन करा दी। अब हम आगे चलते हैं। अगली डेफिनेशन है आपकी सेक्शन 2DD। ये थोड़ी लंबी डेफिनेशन है। एम्प्लॉय की डेफिनेशन के बिना तो लेबर लॉ चल ही नहीं सकता। सबसे पहला रेलवे सर्वेंट, हालांकि पीछे एक बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबा शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल 2 करके। उसके अंदर कई किस्म के एम्प्लॉय हैं जो रेलवे में काम करते हैं, जो टनल में काम करते हैं, बोट्स में काम करते हैं, जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, लेबोरेटरी में काम करते हैं, किसी सिनेमा हॉल में काम करते हैं, जो किसी न्यूज़पेपर में काम करते हैं। ये सारे के सारे एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, मगर जो सेक्शन 2DD के अंदर डेफिनेशन है मैं आपको वो बता रहा हूँ। रेलवे, आपका रेलवे सर्वेंट एम्प्लॉय हो गया। आपका मास्टर सीमन जो शिप के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ शिप, मेंबर्स ऑफ क्रू, जो शिप के जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो सारे। अगला कैप्टन, मेंबर्स ऑफ क्रू, ये शिप के रिगार्डिंग था, ये एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग है, ये भी आपके एम्प्लॉय कहलाते हैं। चलिए अगला, ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? ये सारे आपके एम्प्लॉय की डेफिनेशन में। अगला, किसी को अब्रॉड वर्क करने के लिए अगर कोई एम्प्लॉय को मैंने अपॉइंट किया है तो वो अब्रॉड वर्क करने के लिए अपॉइंट किया हुआ एम्प्लॉय मेरा एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करता है। तो ये मेरे वो डेफिनेशंस के अंदर आते हैं जो एम्प्लॉय के अंदर फॉल करते हैं। दूसरा, कि अगर हमने किसी को आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉय किया हुआ है, ठीक है, और वो हमारे शेड्यूल 2, जैसे कि मैंने आपको बोला शेड्यूल 2 में एक लंबी लिस्ट है एम्प्लॉयज की, शेड्यूल 2 के अंदर हमने उसे एम्प्लॉय किया हुआ है, तो उस केस में वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करता है। और जो जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करता है, क्या रेलेवेंस है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग एनी पर्सन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग एनी employee in under the definition of Employees Compensation Act. The only purpose is that suppose that employee gets injured through an accident during the course of employment, so in that case he will get the compensation under this act. That is the objective behind putting the definition of employee under a very wide and comprehensive approach. Now coming upon, जो सारे एम्प्लॉय आपके शेड्यूल 2 में मेंशन है, वो सारे शेड्यूल 2 के अंदर जो मेंशन है वो एम्प्लॉय, मगर इसमें कौन कौन से लोग नहीं आते, नॉट इंक्लूडेड में कौन कौन से लोग नहीं आते? मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग इसमें नहीं आते, क्योंकि उनकी अलग डेफिनेशन, उनका जो कंपेंसेशन के लॉज हैं, उनके जो भी डिसिप्लिनरी लॉज हैं, वो सारे अलग होते हैं। इसी वजह से वो सारे इसके अंदर फॉल आपके नहीं करते हैं। तो ये आपकी एम्प्लॉय की डेफिनेशन थी। अब चलते हैं हम एम्प्लॉयर की डेफिनेशन पे। एम्प्लॉय की डेफिनेशन आपकी 2DD थी, ध्यान रखना। अगला, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन सेक्शन 2E, ई से एम्प्लॉयर, नॉट एम्प्लॉय, इट्स एम्प्लॉयर। देखिए एम्प्लॉयर की डेफिनेशन यहां पे थोड़ी सी लिमिटेड है। एम्प्लॉयर यहां पे कोई भी है, कोई भी पर्सन, कोई भी उसका मैनेजिंग एजेंट, कोई भी मैनेजिंग एजेंट, कोई भी पर्सन, कोई भी मैनेजिंग एजेंट, कोई भी बॉडी, वो इनकॉर्पोरेट हुई है या नहीं, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कोई भी ऐसी बॉडी जैसे कि कोई कंपनी, जैसे कि कोई LLP, जैसे कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला मैंने पॉइंट आपको क्या बताया कि कोई भी पर्सन, कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेट हुई या नहीं है, कोई भी मैनेजिंग एजेंट एम्प्लॉयर का, कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज्ड एम्प्लॉयर का, कि एम्प्लॉयर की मौत हो चुकी है तो उसकी जगह अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया तो कानून उसको एम्प्लॉयर मानने को राजी हो जाता है। ठीक है, तो ये वो बंदे हैं जो हमारी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। दूसरी चीज, जिनको एम्प्लॉय सर्विस देते हैं, एम्प्लॉय जिनको सर्विसेज देते हैं या एम्प्लॉय जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एंटर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एंटर होते हैं, वो सारे लोग क्या कह, जिनके साथ एम्प्लॉय सर्विस जिनको देते हैं, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एंटर होते हैं, वो सारे लोग क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके एम्प्लॉयर। तो मैंने एक
पैराग्राफ की फॉर्म में दी हुई डेफिनेशन को आपको पॉइंटर बेस बना के दे दिया, तो ये आपके कोई भी पर्सन, उसके मैनेजिंग एजेंट, कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मरे हुए डिसीज्ड एम्प्लॉयर का, या फिर जिनको एम्प्लॉयज अपनी सर्विस हायर करते हैं, लेंट करते हैं, देते हैं सर्विसेज, या फिर जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एंटर होते हैं, साइन करते हैं, तो वो सारे लोग आपके एम्प्लॉयर कहलाते हैं। अब चलते हैं आगे अगली डेफिनेशन पे। सेक्शन 2F, मैनेजिंग एजेंट। मैनेजिंग एजेंट, मैनेजिंग एजेंट, सेक्शन 2F। मैनेजिंग एजेंट का मतलब है कोई भी ऐसा इंसान जो कि रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है? रिप्रेजेंटेटिव की तरह, किसी दूसरे के बिजनेस को कैरी करने के लिए, अदर पर्संस बिजनेस या ट्रेड को क्या करने के लिए? कैरी ऑन करने के लिए। लॉजिक समझ में आया कि ऑब्वियस सी बात है, एजेंट वर्ड आ गया ना, तो एजेंट हमेशा किसी के बिहाफ पे काम करता है। ये तो ना आप रॉकेट साइंस, इसमें कुछ लगाना ही नहीं है, आप एकदम दिमाग में थंब रूल बैठा लीजिए। वेयर यू लिसन दिस वर्ड एजेंट, इसका मतलब वो किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो किसी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर मैं किसी का रिप्रेजेंटेटिव, मैं किसी के बिहाफ पे काम कर रहा हूं, किसी का बिजनेस हैंडल कर रहा हूं, तो मैं मैनेजिंग एजेंट कहलाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, क्या मैनेजिंग एजेंट एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आता है? मैंने आपको बताया बिल्कुल आता है। अभी मैंने एम्प्लॉयर की डेफिनेशन सेक्शन 2E में कराया, आपको लिखवाया है स्क्रीन पे, टाइम पीछे करके देख लीजिए। मैनेजिंग एजेंट आपका एम्प्लॉयर कहलाता है, मगर कौन सा बंदा मैनेजिंग एजेंट नहीं कहलाता, वो ध्यान रखिए। कोई एक मैनेजर जो कंपनी में काम करता है, जो कि सबऑर्डिनेट है एम्प्लॉयर का, वो मैनेजिंग एजेंट नहीं है। देखिए, मैनेजर बहुत सारे काम करते हैं, सबको आप एम्प्लॉयर नहीं बोल सकते। जो उस एम्प्लॉयर का काम संभाल रहा है, एक्चुअली में जो उसकी रोल प्ले कर रहा है, उसकी जगह पे मैनेज कर रहा है बिजनेस को सारा, वो आपका मैनेजिंग एजेंट है। नॉट कि एवरी मैनेजर जो कि एम्प्लॉयर से जूनियर है कि हाँ जी मैं डिप्टी मैनेजर हूं, मैं भी एम्प्लॉयर हूं, ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये भी एम्प्लॉयर है, ऐसा नहीं है। तो जो उसके काम को, किसके एम्प्लॉयर के काम को संभालता है, वो आपका मैनेजिंग एजेंट है। अगला सेक्शन 2FF में वैसे ही बता देता हूं, माइनर की डेफिनेशन है FF में कि जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई। अब चलते हैं हम अगली डेफिनेशन पे। ये वाली डेफिनेशन मैंने ESI एक्ट के अंदर भी आपको कराई थी, सेक्शन 2G, which talks about the partial disablement, which talks about what? The partial disablement। देखिए, partial disablement टेम्पोररी नेचर का है, टेम्पोररी नेचर का, जिसकी वजह से क्या रिड्यूस हो जाती है? अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है एम्प्लॉय की। क्या रिड्यूस हो जाती है? अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। किसके रिगार्डिंग? उस एम्प्लॉयमेंट में, जो वो एक्सीडेंट के टाइम में जिस एम्प्लॉयमेंट में था, और उस तरीके के हर उस सिमिलर एम्प्लॉयमेंट में, उस तरीके के हर उस सिमिलर एम्प्लॉयमेंट में जो वो उस एक्सीडेंट के वक्त काम करने लायक था। दैट इज व्हाट वी कॉल योर पार्शियल डिसेबलमेंट। पॉइंट नंबर 1। देखिए, लॉजिक समझिए कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं, और उसकी वजह से फैक्ट्री में एक दिन मशीन में काम करते करते मुझे नींद आ गई और मेरी 2 उंगलियां कट गई। अब क्योंकि मेरी 2 उंगलियां कट गई, तो मेरे को हो गया पार्शियल डिसेबलमेंट। तो कैसे पता चलेगा कि पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है? तो देखिए, इसको ऐसे समझिए। पार्शियल डिसेबलमेंट को समझने का जो लॉजिक है कि उस टाइम पे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो अब उस जगह पे फैक्ट्री में मैं काम करूंगा तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो चुकी है। या फिर उस फैक्ट्री जैसा काम अगर मैं कहीं और करता, जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैं जिस जिसके काबिल था, वहां पे मेरी जो अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, वो सारा का सारा पार्शियल डिसेबलमेंट के अंदर आ जाता है। तो लॉजिक ये है कि पार्शियल डिसेबलमेंट अगर टेम्पोररी नेचर का है, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस कर गया। और अगर पार्शियल डिसेबलमेंट आपका परमानेंट नेचर का है, किस नेचर का है? परमानेंट नेचर का। देखिए, एक पार्शियल डिसेबलमेंट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टांग टूट गई, 2 महीने में ठीक हो जाएगी जी, वो तो हो गया टेम्पोररी नेचर का। एक पार्शियल डिसेबलमेंट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दोनों उंगलियां कट गई जी, परमानेंट नेचर का है। पार्शियल, परमानेंट नेचर का, एक उंगली कट गई जी, अंगूठा कट गया जी, तो अंगूठा कटा तो है, तो वो परमानेंट नेचर का, मगर उसको हम टोटल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। वी विल पुट दैट पर्टिकुलर कैटेगरी इनटू द परमानेंट डिसेबलमेंट, because that is reducing the earning capacity of a particular employee, which in those employment which he could take at the time of accident। ना सिर्फ उस फैक्ट्री में, but in all those similar kinds of employment which he could have taken
which who could have undertaken before the accident or during the time of accident. Now that comes under your partial disablement. इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पीछे आपके एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्ट में लास्ट के अंदर एक शेड्यूल बना हुआ है, शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 में दो पार्ट हैं जी। शेड्यूल 2 है, उसके अंदर दो पार्ट है। मैं आपको यहीं बता देता हूं, कई बार आपका इसका जिक्र होने भी वाला है। वैसे भी पार्ट 1 बात करता है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। यहां पे 6 किस्म के ऐसे चोट हैं, ऐसा इंजरी है जिससे परमानेंट नेचर का टोटल डिसेबलमेंट में आप बिल्कुल काम कर ही नहीं सकते। उसके बाद आता है पार्ट 2 जो बात करता है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ऐसी ऐसी कुछ चोटें हैं जो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आती है, तो वो शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में मेंशन है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये भी आपकी पार्शियल डिसेबलमेंट की डेफिनेशन में फॉल करेगी अंडर सेक्शन 2G। ध्यान रखना, क्योंकि लॉ के अंदर लिखा है कि एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 shall be deemed to result in permanent partial disablement। तो शेड्यूल 1 के अंदर दो कैटेगरी आपकी बनी है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 टॉक्स अबाउट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, वेयर पार्ट 2 टॉक्स अबाउट परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो इसके अंदर जो जो आएगा वो आपके सेक्शन 2G के अंदर फॉल करेगा, ये आपको यहां पे बताना है। यहां पे क्या क्या आता है, उंगलियां कट गई, हाथ आपका चला गया, आपकी एक फुट कट गई, बहुत लंबी लिस्ट है, आपकी एक आंख चली गई, सुनने की शक्ति चली गई, आपकी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीजें आपकी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में आती है। अब चलते हैं हम अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे जो कि बात करती है सेक्शन 2। मैंने एक दो डेफिनेशन छुड़वा दी जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2L टोटल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट क्या है? ये टोटल डिसेबलमेंट देखते हैं। एक ऐसे डिसेबलमेंट, टोटल डिसेबलमेंट एक ऐसी डिसेबलमेंट है सर जो कि चाहे टेम्पोररी नेचर का हो चाहे परमानेंट नेचर का हो। हालांकि लॉजिकली टेम्पोररी नेचर का टोटल डिसेबलमेंट होती ही नहीं है, जो कि एक एम्प्लॉय को इनकैपेसिटेट कर दे, जो कि एक एम्प्लॉय को इनकैपेसिटेट कर दे फ्रॉम ऑल द वर्क। अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस नहीं करी साहब, इनकैपेसिटेट ही कर दिया, क्या वो काम ही नहीं कर सकता। फ्रॉम ऑल द वर्क विच ही वाज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। ध्यान रखना, ये सारे वर्क हम कहां से डिटरमाइन करते हैं? एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। जिस टाइम पे उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे वो जो जो काम करने के लायक था अब वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनकैपेसिटेट हो गया है, नाकाबिल हो गया है उस चीज के लिए। तो वो आपके टोटल डिसेबलमेंट के अंदर आता है, वो आपके टोटल डिसेबलमेंट की डेफिनेशन में आता है। अगली बात इसी के अंदर, टोटल डिसेबलमेंट के अंदर ही करा रहा हूं मैं। देखिए, अभी बताया आपको पार्ट 1 के मतलब शेड्यूल 1 अभी ऊपर आपको लिखवाया था मैंने कि पार्ट 1 में जो जो इंजरी है वो सारा आपकी टोटल डिसेबलमेंट है। क्या नाम है उसका? परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। दूसरा, पार्ट 2 में काफी सारी इंजरी है जिसमें लिखा है कि कितनी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। किसी में 40% होती है, किसी में 60% होती है, किसी में 30% होती है, किसी में 50% होती है। अलग अलग परसेंटेज है कि कितना उस इंप्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई। तो अगर वो कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपको दो चीजें हो गई, अगर वो कॉम्बिनेशन 100% या उससे ज्यादा हो जाता है तो वो टोटल डिसेबलमेंट में ही आ जाता है। इसका लॉजिक समझा। देखिए, आपका एक उंगली चली गई और एक फुट चला गया, तो उंगली का मान लीजिए 40% और फुट का 60% है, तो कितना परसेंट हो गया? 100%। आपको टोटल कुछ नहीं हुआ था, आपको पार्शियल वाले कैटेगरी में से हुआ। पार्शियल की जो लिस्ट है कहां दी हुई है? पार्ट 2 में दी हुई है। शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में पार्शियल डिसेबलमेंट है, तो आपको पार्शियल वाले में से हुआ, मगर दो किस्म की चोट लगी है और दोनों का अगर अर्निंग कैपेसिटी मैं टोटल कर दूं जो खत्म हो चुकी है मेरी, तो 100% बन रहा है। तो उस केस में वो पार्शियल ना रह के वो टोटल कहलाता है, ये कह रहे हैं। और ये जो पार्शियल टोटल का फॉर्मूला है ये मैंने आपको ईएसआई एक्ट के अंदर भी कराया था, सेम लॉजिक था। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, आप प्लीज जाके मेरी वीडियो वहां पे डेफिनेशन की वीडियो देखिए, आपको ये लॉजिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगली डेफिनेशन पे आते हैं।
सेक्शन 2M वेजेस। वेजेस हालांकि बहुत लेंदी नहीं है, यहां पे डेफिनेशन बहुत छोटा है। प्रिविलेज या बेनिफिट जिसको आप मनी में डिटरमाइन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या क्या नहीं आता वेजेस के अंदर, डज नॉट इंक्लूड। ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आता, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आता। वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन नहीं आता, कहीं जाने के लिए आपको जो कंसेशन मिला, जो डिस्काउंट मिला, वो डिस्काउंट आपके वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आता। अगर कोई कंट्रीब्यूशन पे किया है एम्प्लॉयर ने, ईआर मतलब एम्प्लॉयर, किसके लिए पे किया है, एम्प्लॉय के लिए, किसी पेंशन या प्रोविडेंट फंड के लिए, पीएफ के लिए, तो वो वाला नहीं आता। स्पेशल एक्सपेंसेस जो उसको मिले हैं वो वाला ये आपके इसके अंदर नहीं आता। तो मतलब वेजेस की डेफिनेशन में कोई भी प्रिविलेज या कोई भी बेनिफिट एक एम्प्लॉय को मिलता है जिसको आप मनी की टर्म्स में डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उस केस में वो आपकी वेजेस की डेफिनेशन में। और क्या क्या नहीं आता मैंने आपको लिस्ट लिख दी है, मैं ABCD लिख देता हूं ताकि थोड़ा आसानी हो जाए। ABCD डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो ये आपकी वेजेस की डेफिनेशन खत्म हो गई। अब आपका जो मेजर एरिया है वो खत्म हो चुका है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी ऑक्यूपेशन को, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस को इस वाले कानून के अंदर ला सकती है। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने का नोटिस देती है, 3 महीने का टाइम देती है कि साहब हम आपको इसके अंदर लाना चाहते हैं। और 3 महीने बाद, मतलब नोटिस देने के 3 महीने बाद आपकी फैक्ट्री पे या आपके उस ऑक्यूपेशन पे, टाइप ऑफ बिजनेस पे ये वाला कानून एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, उसके पास ये पावर है। तो आपका जो डेफिनेशन का पोर्शन है, जो डेफिनेशन वाले एरिया था, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगली वीडियो जो मेरी आपके साथ बनेगी उसके अंदर मैं आपको सेक्शन 3 से कराऊंगा और एक अमेंडमेंट में डिस्कस कर देता हूं। 2020 की लेटेस्ट अमेंडमेंट, सरकार ने अभी एक लिमिट चेंज करी है सेक्शन 4 के अंदर। किसके अंदर? सेक्शन 4 के अंदर जो मंथली वेजेस हैं उसकी डेफिनेशन सरकार ने रिवाइज करके अब कर दी है 15,000 पर मंथ। इससे क्या फायदा होगा, सेक्शन 4 में वेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन 4। और वो वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय कंपेंसेशन की है। अगर आप एम्प्लॉय कंपेंसेशन पढ़ना चाहते हैं, उस वीडियो के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, थोड़ा फॉर्मूला वगैरह भी बताऊंगा आपको मैं। तो 15,000 पर मंथ अब आपकी मंथली वेजेस सेक्शन 4 के अंदर सरकार ने इसको रिवाइज कर दिया। 2020 का ही ये सरकार ने ऑर्डर निकाला था, तो ये अमेंडमेंट आई है। और आपका आज डेफिनेशन का पोर्शन खत्म हो चुका है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो आपकी सेक्शन 3 से बनाई जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए गाइस, और डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिए, वहां पे आपको सारी लिंक जो है मेरी प्लेलिस्ट की एक साथ मिल जाएगी, सारा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।